प्रिय विद्यार्थियों, देखिए शब्द शक्तियों पिछले चैप्टरों में अपन ने बात की थी। तो शब्द शक्ति का अर्थ और परिभाषाएं। देखिए, शब्दों के अर्थों का बोध कराने वाले व्यापार शब्द शक्ति कहलाते हैं। जिसमें शब्द शक्ति के 3 भेद हैं: अविधा, लक्षणा और व्यंजना। शब्द शक्ति का अर्थ और परिभाषा पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, शब्दार्थ संबंध है शक्ति, अर्थात शब्द और अर्थ के संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं। अर्थात शब्द और अर्थ के संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्तियों के द्वारा शब्द के अर्थ का बोध होता है। शब्द शक्तियों के द्वारा शब्द के अर्थ का बोध होता है। अतः शब्द शक्ति को निम्न प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। देखिए, शब्दों के अर्थों का बोध कराने वाले व्यापार शब्द शक्ति कहलाते हैं। इसके 3 भेद हैं: अविधा, लक्षणा और व्यंजना। अर्थात शब्द शक्तियों को 3 भागों में बांटा गया है। इन तीनों से संबंधित जो 3 प्रकार के शब्द हैं, जिसमें अविधा जो है शब्द शक्ति, उसका वाचक, और लक्षणा का लक्षक और व्यंजना का व्यंजक, तथा इन तीनों से संबंधित जो क्रमशः 3 प्रकार के अर्थ निकलते हैं, अर्थ होते हैं। जैसे अभिधा का वाच्यार्थ, लक्षणा का लक्षार्थ और व्यंजना का व्यंग्यार्थ। इन तीनों के संबंध को देखिए इस प्रकार अपन समझ सकते हैं कि जैसे अभिधा है तो इसका शब्द वाचक, अर्थ वाच्यार्थ, लक्षणा इसका शब्द लक्षक, अर्थ लक्षार्थ, व्यंजना व्यंजक, व्यंग्यार्थ। तो वाच्यार्थ को मुख्यार्थ या अभिधेयार्थ भी कहते हैं। शब्द शक्तियों की परिभाषा देखिए, अभिधा शब्द शक्ति शब्द को सुनकर या पढ़कर श्रोता या पाठक को उसका जो लोक प्रसिद्ध प्रचलित अर्थ तत्क्षण ज्ञात होता है। शब्द को सुनकर या पढ़कर श्रोता या पाठक को उसका जो लोक प्रसिद्ध प्रचलित अर्थ है वो तत्क्षण ज्ञात होता है, मतलब तुरंत उसका पता चल जाता है, सीधा साधा अर्थ होता है। अभिधा शब्द शक्ति का उसे अभिधेयार्थ या वाच्यार्थ कहते हैं। इस अभिधेयार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति अभिधा कही जाती है। अभिधा के द्वारा ज्ञात अर्थ कोशगत अर्थ होता है। जैसे हमें फल खाने चाहिए, यहाँ फल का सामान्य अर्थ ग्रहण किया गया है, अतः अभिधा शब्द शक्ति है। हमें फल खाने चाहिए, तो इसमें मतलब कोई किसी तरह का ना तो लक्ष्यार्थ है ना व्यंग्यार्थ है, सीधा साधा अर्थ है। तो इसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं कि हमें सोना चाहिए, हमें फल खाना चाहिए इत्यादि। लक्षणा जो शब्द शक्ति है उसमें शब्द लक्षक, अर्थ लक्षार्थ होता है। तो देखिए, मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होने पर मुख्यार्थ से ही संबंधित जो अन्य अर्थ रूढ़ अथवा प्रयोजन के आधार पर ग्रहण किया जाता है उसे लक्षार्थ कहते हैं। लक्षार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। यथा जैसे मोहन गधा है, इस वाक्य में गधा शब्द का लक्षार्थ है मूर्ख। यह अर्थ इसलिए ग्रहण किया गया है क्योंकि गधे का मुख्यार्थ एक जानवर यहाँ बाधित हो रहा है। यह अर्थ एक विशेष प्रयोजन के आधार पर ग्रहण किया गया है, अतः यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति है। व्यंजना शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा के विराम ले लेने पर, अभिधा और लक्षणा के विराम ले लेने पर जो एक विशेष अर्थ ध्वनित होता है उसे
व्यंग्यार्थ कहते हैं। अभिधा और लक्षणा के विराम ले लेने पर जो एक विशेष अर्थ, न तो उसमें अभिधा है न लक्षणा है, और तीसरा व्यंजक है उसमें, तो उसे व्यंग्यार्थ कहते हैं। व्यंग्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को व्यंजना कहते हैं। जैसे उसका घर गंगा में है, तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि उसका घर गंगा के अंदर है, तो गंगा में घर हो ही नहीं सकता, इसलिए यहाँ घर गंगा में नहीं हो सकता। अतः अर्थ स्पष्ट किया गया है कि घर गंगा के निकट है, मतलब तटवर्ती है, उसके तट पर बसा हुआ है, तथा इससे यह भी ध्वनित हो रहा है कि घर में गंगा जैसी पवित्रता है, निर्मलता है एवं शुद्धता है। यह ध्वनित होने वाला अर्थ ही व्यंग्यार्थ है, तथा व्यंग्यार्थ ग्रहण करने से यह व्यंजना शब्द शक्ति है। शब्द शक्ति का महत्व देखिए, शब्द शक्ति से ही अर्थ का बोध होता है। बिना अर्थ का उचित बोध किए काव्यार्थ की प्रतीति नहीं हो सकती। लक्षणा एवं व्यंजना से युक्त काव्य उच्च कोटि का माना जाता है। लक्षणा एवं व्यंजना से युक्त जो काव्य है वो उच्च कोटि का माना जाता है। जब सामान्य भाषा में कोई व्यक्ति अपनी बात नहीं कर पाता तो लक्षणा एवं व्यंजना का सहारा लेता है। लक्षणा से भाषा की अभिव्यक्ति क्षमता में वृद्धि होती है। लक्षणा से भाषा की अभिव्यक्ति क्षमता में वृद्धि होती है। भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा अपरिमित है। व्यंजना का व्यापार बहुत विस्तृत एवं व्यापक है। व्यंजना शक्ति के बल पर हम किसी भी शब्द से कोई भी काम कर सकते हैं। अर्थात जब सामान्य भाषा में कोई व्यक्ति अपनी बात नहीं कर पाता तो वह लक्षणा व्यंजना का सहारा लेता है, और लक्षणा से भाषा की अभिव्यक्ति क्षमता में वृद्धि होती है। भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा अपरिमित है। व्यंजना का व्यापार बहुत विस्तृत एवं व्यापक है। व्यंजना शक्ति के बल पर हम किसी भी शब्द से कोई भी काम ले सकते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति के भेद देखिए, लक्षार्थ के आधार पर, इस आधार को लेकर लक्षणा के दो भेद हैं, रूढ़ा लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ा लक्षणा जहाँ मुख्यार्थ में बाधा होने पर रूढ़ी के आधार पर लक्षार्थ ग्रहण किया जाता है, वहाँ रूढ़ा लक्षणा होती है। जैसे पंजाब वीर है, इस वाक्य में पंजाब का लक्षार्थ है पंजाब के निवासी। यह अर्थ रूढ़ी के आधार पर ग्रहण किया गया है, अतः रूढ़ा लक्षणा है। प्रयोजनवती लक्षणा मुख्यार्थ में बाधा होने पर किसी विशेष प्रयोजन के लिए जब लक्षार्थ का बोध किया जाता है वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा होती है। जैसे मोहन गधा है, इस वाक्य में गधा का लक्षार्थ मूर्ख लिया गया है और यह मोहन की मूर्खता को व्यक्त करने के प्रयोजन से लिया गया है, अतः यहाँ प्रयोजनवती लक्षणा है। मुख्यार्थ एवं लक्षार्थ के संबंध के आधार पर इस आधार पर लक्षणा के दो भेद हैं, गौणी लक्षणा और शुद्धा लक्षणा। गौणी लक्षणा जहाँ गुण सादृश्य के आधार पर लक्षार्थ का बोध होता है वहाँ गौणी लक्षणा होती है। जैसे मोहन शेर है, इस वाक्य में मोहन को वीर दिखाने के लिए उसको शेर कहा गया है, अर्थात मोहन में और शेर में सादृश्य है, अतः यहाँ गौणी लक्षणा है। शुद्धा लक्षणा यहाँ गुण सादृश्य को छोड़कर अन्य किसी आधार यथा जैसे समीपता, साहचर्य, आधार आधे संबंध के आधार पर लक्षार्थ ग्रहण किया गया हो, वहाँ शुद्धा लक्षणा होती है। यथा जैसे लाल पगड़ी आ रही है, तो इसमें कौन सी लक्षणा है? शुद्धा लक्षणा। यहाँ लाल पगड़ी का अर्थ है सिपाही,
इन दोनों में साहचर्य संबंध है, अतः यहाँ शुद्ध लक्षणा है। तो लक्षणा के दो भेद हो गए, गौणी लक्षणा, जैसे मोहन में और शेर में सादृश्य, मोहन शेर है, यहाँ गौणी लक्षणा है, मतलब उसके गुण दिखाई दे रहे हैं मोहन में, कि जैसे यहाँ गुण सादृश्य के आधार पर लक्षार्थ का बोध होता है, वहाँ गौणी लक्षणा होती है। जैसे मोहन शेर है, इस वाक्य में मोहन को वीर दिखाने के लिए उसको शेर कहा गया है, अर्थात मोहन में और शेर में सादृश्य है, अतः यहाँ गौणी लक्षणा है। शुद्ध लक्षणा में जैसे लाल पगड़ी जा आ रही है, यहाँ गुण सादृश्य को छोड़कर अन्य किसी आधार यथा जैसे समीपता, साहचर्य, आधार आधे संबंध के आधार पर लक्षार्थ ग्रहण किया गया हो, वह शुद्ध लक्षणा होती है। जैसे लाल पगड़ी आ रही है, यहाँ लाल पगड़ी का तात्पर्य सिपाही से है, इन दोनों में साहचर्य संबंध है, अतः शुद्ध लक्षणा है। और मुख्यार्थ है या नहीं, इसमें देखिए मुख्यार्थ है या नहीं, तो इसके लक्षार्थ के कारण मुख्यार्थ पूरी तरह समाप्त हो गया है या बना हुआ है। इस आधार पर लक्षणा के दो भेद किए गए हैं, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। उपादान लक्षणा जहाँ मुख्यार्थ बना रहता है तथा लक्षार्थ का बोध मुख्यार्थ के साथ ही होता है, जहाँ मुख्यार्थ बना रहता है तथा लक्षार्थ का बोध मुख्यार्थ के साथ ही होता है, वहाँ उपादान लक्षण लक्षणा होती है। जैसे लाल पगड़ी आ रही है, इसमें लाल पगड़ी भी आ रही है और लाल पगड़ी पहने हुए सिपाही भी आ रहा है, अर्थात यहाँ मुख्यार्थ लाल पगड़ी के साथ साथ लक्षार्थ सिपाही का बोध हो रहा है, अतः उपादान लक्षणा है। लक्षण लक्षणा, इसमें मुख्यार्थ पूरी तरह समाप्त हो जाता है, तभी लक्षार्थ का बोध होता है। जैसे मोहन गधा है। लक्षण लक्षणा का उदाहरण है सारूपा एवं साध्य, साध्य वसाना लक्षणा। तो सारूपा लक्षणा जहाँ उपमेय और उपमान में अभेद आरोप करते हुए लक्षार्थ की प्रतीति हो, वहाँ सारूपा लक्षणा होती है। इसमें उपमेय भी होता है और उपमान भी। जैसे उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, तो यहाँ उदयगिरि रूपी मंच पर राम रूपी प्रभातकालीन सूर्य का उदय दिखाकर उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया गया है, अतः सारोप लक्षणा है। साध्य वसाना लक्षणा, इसमें केवल उपमान का कथन होता है, लक्षार्थ की प्रतीति हेतु उपमेय पूरी तरह छिप जाता है। जैसे जब शेर आया तो युद्ध क्षेत्र से गीदड़ भाग गए, यहाँ शेर का तात्पर्य वीर पुरुष से है और गीदड़ का तात्पर्य कायरों से है। तो साध्य वसाना लक्षणा हुई, इसमें उपमेय को पूरी तरह छिपा देने के कारण यहाँ साध्य वसाना लक्षणा। देखिए व्यंजना शब्द शक्ति के भेद। व्यंजना शब्द शक्ति शाब्दी व्यंजना, शाब्दी के बाद में आर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना जहाँ शब्द विशेष के कारण व्यंग्यार्थ का बोध होता है और वह शब्द हटा देने पर व्यंग्यार्थ समाप्त हो जाता है, वहाँ शाब्दी व्यंजना होती है। शब्द विशेष के कारण व्यंग्यार्थ का बोध होता है, वह शब्द हटा देने पर व्यंग्यार्थ समाप्त हो जाता है, वहाँ शाब्दी व्यंजना होती है। जैसे चिरजीवो जोरी जुरे क्यों ना सने गंभीर, को घट ए ब्रस भानुजा वे हलधर के वीर। यहाँ ब्रस भानुजा हलधर के वीर शब्दों के कारण व्यंजना सौंदर्य है। इनके दो दो अर्थ हैं, राधा गाय तथा श्री कृष्ण और बैल। यदि ब्रस भानुजा हलधर के वीर शब्द हटा दिए जाएं तो इनके स्थान पर इनके अन्य पर्यायवाची शब्द रख दिए जाएं तो व्यंजना समाप्त हो जाएगी।
शाब्दिक व्यंजना को पुनः दो वर्गों में बांटा गया है, दो भागों में, अभिधा मूलक और अभिधा मूलक व्यंजना, अभिधा मूला शाब्दिक व्यंजना और लक्षणा मूला शाब्दिक व्यंजना। अभिधा मूला शाब्दिक व्यंजना और लक्षणा मूला शाब्दिक व्यंजना। अभिधा मूला शाब्दिक व्यंजना जहाँ पर एक ही शब्द के नाना अर्थ होते हैं, वहाँ किस अर्थ विशेष को ग्रहण किया जाए, इसका निर्णय अभिधा मूला शाब्दिक व्यंजना करती है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि अभिधा मूला शाब्दिक व्यंजना में शब्द का पर्याय रख देने से व्यंजना का लोप हो जाता है तथा व्यंग्यार्थ का बोध मुख्यार्थ के माध्यम से होता है। जैसे सोहत नाग ना मद बिना, तान बिना नहीं राग। यहाँ पर नाग और राग दोनों शब्द अनेकार्थी हैं, परंतु वियोग कारण से इनका अर्थ नियंत्रित कर दिया गया है। इसलिए यहाँ पर नाग का अर्थ हाथी और राग का अर्थ रागनी है। अब यदि यहाँ नाग का पर्यायवाची भुजंग रख दिया जाए तो व्यंग्यार्थ समाप्त हो जाएगा। लक्षणा मूला शाब्दिक व्यंजना जहाँ किसी शब्द के लाक्षणिक अर्थ से उसके व्यंग्यार्थ पर पहुँचा जाए और शब्द का पर्याय रख देने से व्यंजना का लोप हो जाए, वहाँ लक्षणा मूला शाब्दिक व्यंजना होती है। यथा आप तो मेरे, आप तो नीरे वैशाख नंदन है। यहाँ वैशाख नंदन व्यंग्यार्थ पर लक्ष्यार्थ के द्वारा पहुँचना होता है। लक्ष्यार्थ है मूर्खता। यदि यहाँ वैशाख नंदन शब्द बदल जाए तो व्यंजना का लोप हो जाएगा और लक्षणा मूला शाब्दिक व्यंजना नहीं रहेगी। आर्थी व्यंजना जब व्यंजना किसी शब्द विशेष पर आधारित न होकर अर्थ पर आधारित होती है, तब वहाँ आर्थी व्यंजना मानी जाती है। अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। यहाँ नीचे वाली पंक्ति से नारी के दो गुणों की व्यंजना होती है, उसका ममत्व भाव एवं कष्ट सहने की क्षमता। यह व्यंग्यार्थ किसी शब्द के कारण न होकर अर्थ के कारण है, अतः आर्थी व्यंजना है। अब यहाँ यह व्यंजना तीन प्रकार की हो सकती है, अभिधा मूला, लक्षणा मूला और व्यंजना मूला आर्थी व्यंजना। एक अन्य आधार पर व्यंजना के तीन भेद किए गए, वस्तु व्यंजना, अलंकार व्यंजना, रस व्यंजना। वस्तु व्यंजना जहाँ व्यंग्यार्थ द्वारा किसी तथ्य की व्यंजना हो, वहाँ वस्तु व्यंजना होती है। जैसे उषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई। यहाँ रात्रि बीत जाने और हृदय में आशा के उदय आदि की सूचना व्यंजित की गई है, अतः वस्तु व्यंजना है। अलंकार व्यंजना जहाँ व्यंग्यार्थ किसी अलंकार का बोध कराए, वहाँ अलंकार व्यंजना होती है। जैसे उठे स्वस्थ मनु ज्यों उठता है, क्षितिज बीच अरुणोदय कांत, लगे देखने लुब्ध नयन से, प्रकृति विभूति मनोहर शांत। यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार के कारण व्यंजना सौंदर्य है, अतः इसे अलंकार व्यंजना कहेंगे। रस व्यंजना जहाँ व्यंग्यार्थ से रस व्यंजित हो रहा हो, वहाँ रस व्यंजना होती है। जैसे जब जब पनघट जाऊं सखीरी, वा जमुना के तीर, भरी भरी जमुना उमड़ी चलती है, इन नैनन के नीर। यहाँ स्मरण संचारी भाव की व्यंजना होने से वियोग रस व्यंजित है, अतः रस व्यंजना है। अगले उसमें विद्यार्थी बात करेंगे। धन्यवाद।